नमस्ते सभी को। मेरा नाम टीना शुभमूर्ति है। हमने पहले वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में बात की थी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की थी और इसका सबका संबंध जो है वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा जानने की कोशिश। आज से जो 5 वीडियोस और आएंगे जिसमें मैं हमारी असली पढ़ाई शुरू होगी, तो आज का सब्जेक्ट है या आगे का जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो इसी विषय के ऊपर रहेगा। लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब जेंडर इक्वालिटी और उसका सोसाइटी पे एम्पावरमेंट पे क्या असर पड़ता है। सोसाइटी उससे कैसे ज़्यादा मजबूत होती है अगर लड़के लड़कियों के बीच में समानता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब बच्चा जन्मता है तब उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या? शारीरिक डिफरेंस तो होता ही है, शारीरिक अंतर जो है वो तो रहता ही है, पर उनके मन में कोई अंतर रहता है क्या? या फिर उस पे समाज का कोई असर पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो? तो यहाँ हम देखेंगे कि एक तो जो शारीरिक अंतर हुआ वो, और दूसरा जेंडर, मतलब सेक्स और जेंडर, ये 2 डिफरेंसेस होते हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो शारीरिक डिफरेंस हुआ कि जिसमें लड़का और लड़की अलग अलग हैं, पर मन, जिसे हम जेंडर कहते हैं, उसका क्या? तो जेंडर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका समाज के द्वारा जो हम पे प्रभाव पड़ता है उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़की है तो वो लड़की की तरह बिहेव करती है, और कोई लड़का है तो उसके लिए समाज ये सिखाता है कि तुमको इस तरह से अपना बर्ताव रखना है, अपने कपड़े पहनने हैं, अपनी चीज़ें ऐसे करनी है। इस बात को हम जेंडर और सेक्स में अलग अलग रखते हैं। तो साइंस के हिसाब से या बायोलॉजी के हिसाब से जो शारीरिक डिफरेंस है वो तो अलग चीज़ हुई, और जो समाज डिफरेंट बनाता है मन को, किसी इंसान के मन को, वो एक अलग बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लड़के को कहते हैं अरे तुम लड़का हो, तुम रो क्यों रहे हो, ये तो लड़की जैसा काम हुआ, रोना अच्छी बात नहीं होती है। या फिर किसी लड़की को अगर ये कहते हैं कि अरे तुम तो दांत दिखा के हंस रही हो या इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो, ये तो लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं करती है, ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो समाज का जो एक संस्कार होता है उसे हम जेंडर के हिसाब से देखते हैं कि ये लड़के का काम है और ये लड़की का काम है। लड़कियां ऐसी होती हैं, एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस उनके बने हुए हैं, और लड़कों का ऐसा होता है कि इनको यही यही चीज़ें करनी है। कुछ रोल्स जो हैं आपके डिवाइड हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आपने कभी देखा होगा, कोई लड़का है और वो लड़की की तरह बात करता है, सोचता है, और उसका व्यवहार उसी तरह का होता है वो लड़का, तो उसका सेक्स जो हुआ वो लड़कों का हुआ, लेकिन उसका जेंडर जो हुआ वो अपने आप को फील एक लड़की की तरह कर रहा है। वो लड़कियों से ज़्यादा आत्मीयता से बात करता है, वो उनके साथ ज़्यादा क्लोज फील करता है। सेक्स नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल होता है, और जेंडर वो समाज के द्वारा आया होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा और जेंडर को समझते हैं। जेंडर में लड़का जो है वो घर का काम ज़्यादातर नहीं करता है, लड़कियों को ही घर का काम करना है। लड़कियां जो हैं अगर घर का काम कर रही हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल माना जाता है। लड़का अगर बेटा है तो वो माँ को कह सकता है कि माँ मेरा ग्लास उठा के ले जाओ, या माँ मुझे ये दे दो। या फिर बाहर का काम जो है वो लड़कों का ही काम है, लड़कियों का काम नहीं है। ये भी एक जेंडर के रोल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंस पैदा किया जाता है। लड़कियों के लिए ज़्यादातर मर्यादा रखी गई है, रूल्स और रेगुलेशंस ज़्यादा रखे गए हैं समाज में, और लड़कों को ज़्यादा आज़ादी दी गई है। लड़के फॉर एग्ज़ाम्पल देर समय तक बाहर रह सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं भी मिलने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। ज़्यादातर बिहार में आप देखेंगे कि लड़कों के पास मोबाइल रहेगा ही रहेगा, लड़कियों के पास मोबाइल अपना नहीं रहेगा। या तो पिता से वो लेके रखेंगी या माँ से लेके पढ़ाई के लिए ले लेंगी और उसके बाद वापस कर देंगी। ये एक जेंडर रोल हुआ, इसमें समाज के रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के थ्रू कुछ नहीं डिफरेंस किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसकी मम्मी से मैं बात कर रही थी कि आप ये एक कार्यक्रम है उसमें आप आइएगा क्या। उनको मैंने इनवाइट किया।
तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं वो 6 बजे शाम में आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, और रात का खाना जो है उनको मैं ही बना के खिलाती हूँ, क्योंकि उनको फुलके पसंद हैं। फुलके जो वो होते हैं जो फूल जाते हैं, रोटियाँ आपको पता ही होंगी कि फुलके क्या होते हैं। तो फुलके जो हैं उनको पसंद है, उसके लिए मुझे ही बनाना होगा और उसके लिए मुझे घर पे ही रहना होगा। अब पिता जो हैं, वो फुलके नहीं बना सकते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं। जब अगर मान लीजिए किसी अच्छे कार्यक्रम में भी महिला या माँ, मेरी दोस्त की जैसे माँ थी, वो अच्छे कार्यक्रम में भी, किसी सामाजिक विचार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसमें भी जाना चाह रही है, लेकिन उनको घर वापस आ जाना है, क्योंकि पिताजी को खाना वही देंगी। ये जेंडर रोल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिफरेंस यहाँ पे पैदा हुआ। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे समाज के द्वारा डिफरेंस किया जा रहा है। इसको कहते हैं जेंडर रोल को डिवाइड कैसे किया जाता है, उसमें अंतर कैसे किया जाता है। ये सभी बातें आप देखेंगे तो कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसे समाज फॉलो करता है। इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ एक शब्द है पैट्रियार्की, मतलब हिंदी में उसका मतलब हुआ पितृसत्ता। पैट्रियार्की का इजाद, इस शब्द का इजाद जो है वो यूरोप के एक देश में हुआ था। पैट्री मतलब पिता और आर्की मतलब शासन, मतलब पिता का शासन चलेगा। अगर कोई परिवार है तो उसमें पिता ही फैसले लेगा, या घर का जो पुरुष है वही फैसला लेगा, और महिलाओं से ये उम्मीद की जाएगी कि वो उसका पालन करें। दूसरी तरफ उसी का अलग भाग हुआ जिसमें कि मैट्रियार्की कहते हैं, जिसमें मातृसत्ता, इसके बारे में उसका उल्टा जो हुआ वो मातृसत्ता हुआ। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मातृसत्ता जब आप कह रहे हैं तो टेक्निकलिटी में, मतलब असल में दुनिया में मातृसत्ता में मातृ या माता की सत्ता या औरतों की सत्ता नहीं चलती है। वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग बराबरी से कैसे काम करें, इसके बारे में ज़्यादा गौर किया जाता है। तो पैट्रियार्की का इजाद यहाँ पे हुआ। पैट्रियार्की के बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। पैट्रियार्की में जैसे मैंने बताया कि पुरुषों की सत्ता ज़्यादा चलती है। पुरुष अगर घर का है या समाज में है तो पुरुष जो कहेगा उसके हिसाब से दूसरों को फॉलो करना है। दूसरों को फॉलो करने में महिलाएं भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। जो हायरार्की में कम लेवल पे माने जाते हैं उनको पुरुषों की बात मानने के बारे में ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है उनसे, कि वो पुरुषों की बात माने। और उसके बारे में कहीं आप देखेंगे कि ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं कि औरतों को ऐसे ही करना है, या बच्चों को पिता की ही बात माननी है, माता की बात उतनी नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। इस तरह की बातें आपको दिखाई देंगी। अब ये सवाल आता है कि पैट्रियार्की है कहाँ कहाँ। तो पैट्रियार्की अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई देगी। स्कूल में भी दिखाई देगी, परिवार में तो दिखाई देगी ही, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्कूल में दिखाई देगी, समाज के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगी, कॉलेजेस में दिखाई देगा, काम की जगहों पे दिखाई देगा। काम की जगहों पे आपको एक ही लेवल और एक ही अगर काम मिला हुआ है और एक ही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसी चीज़ के और औरतों को कम मिलेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ पे भी पुरुष सत्ता जो है वो हावी हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ गांव के लेवल पे ही मैं नहीं बता रही हूँ, या बिहार के लेवल पे ही ये होता है ऐसा नहीं बता रही हूँ। ये भारत के लेवल पे और दुनिया में भी ये आपको बहुत सारी जगहों पे दिखाई देगा। अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं, यूरोप के जो भी देश हैं, उनमें भी ये कम लेवल पे है थोड़ा, लेकिन दिखाई ज़रूर दे जाएगा। खासकर काम के सिलसिले में अगर आप देखेंगे कि एक ही तरह का अगर एक लड़का और एक लड़की काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में कोई लड़की है जो इंजीनियर के ही पोस्ट पे है और लड़का भी इंजीनियर के पोस्ट पे है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा कि दोनों की सैलरी में डिफरेंस है। लड़के की सैलरी ज़्यादा है, लड़की की कम है। और जैसे बॉस, अगर बात मीटिंग चल रही है मान लीजिए, तो लड़की ने कोई सुझाव दिया और लड़के ने कोई सुझाव दिया, तो बॉस जो है वो लड़के की ज़्यादा सुनेगा, चाहे उसका बाद में उसने जो सुझाव दिया है वो बाद में काम करे चाहे ना करे, लेकिन बॉस जो है वो लड़के का ही ज़्यादा सुनने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पितृसत्ता ज़्यादा हावी हो रही है। तो पितृसत्ता का ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि पितृसत्ता जो है वो कोई
एक व्यक्ति नहीं होता है, ये एक पूरा समाज का ढांचा होता है, ये पूरे एक समाज की संस्कृति होती है। और वो संस्कृति ज़रूरी नहीं है कि आज के समय में सही ही हो या गलत ही हो। ये आपके अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपकी समझ के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, या ये समाज के लिए खासकर सही है, पैट्रियार्की सही है या गलत है। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो पैट्रियार्की सही आप नहीं उसको मान सकते हैं। इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो रहा है और अगर पिटाई हो रही है वाइफ की, तो उसका कहीं ना कहीं समाज पे भी असर पड़ता है। और जहाँ वो समाज पे उसका असर पड़ने लगे तो वो घर की बात नहीं रह जाती है, वो समाज की बात हो जाती है। तो जो भी इंसान उस उस प्रक्रिया को या वो जो घटना हो रही है उसको रोकने अगर जा रहा है, तो उसका पूरा पूरा हक बनता है कि वो उस चीज़ में, उस घटना में इंटरवीन करे और उस घटना को रोकने की कोशिश करे। वहाँ पे अगर ये चीज़ बोली जाती है कि इसमें आप मत घुसिए, ये हमारे परिवार की बात है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ गलत है। यहाँ पे इसलिए भी कहा जाता है कि अगर बगल के घर में झगड़ा हो रहा है या पिटाई हो रही है तो आप पुलिस को कॉल करके बुला सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखता है कि कानूनन तरीके से भी ये कहा गया है कि ये घर की बात नहीं है, ये समाज की बात हो जाती है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी हो, इसका असर समाज पे पड़ता ही है। अब ये सोचिए ज़रा कि ये सब आपने अपने घर के आसपास कहीं देखा है क्या? अगर देखा है तो उसे नोट कीजिए कि कहाँ कहाँ देखा है। घर में देखा है, पड़ोस में देखा है, स्कूल में देखा है, कॉलेज में देखा है, किन किन जगहों पे ये चीज़ें देखी हैं आपने, इस चीज़ को नोट कीजिए। पैट्रियार्की में छोटी से छोटी चीज़ भी आ जाती है जो इस समाज को काफ़ी असर दे करती है, और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ अजीब सा लगेगा अगर मैं ये सारी चीज़ें कहूँगी तो, लेकिन हमारे कुछ त्योहार भी ऐसे होते हैं जो पितृसत्ता से जन्मे हुए होते हैं। जैसे कि एक त्योहार है हमारा जो सभी जगह मनाया जाता है, वो है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन में आप देखिएगा तो जो भाई है वो बहन की रक्षा कर रहा है, और बहन जो है उसको राखी बांधती है कि आप ही मेरी रक्षा करेंगे, और उससे गिफ्ट लेती है। तो ये एक तो लालच देना हुआ लड़कियों को, और लड़कों को ये कहना हुआ कि तुम रक्षा करने वाले हो, लड़की तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। चाहे लड़की जो है वो 18 साल की ही क्यों ना हो और लड़का जो है वो 10 ही साल का क्यों ना हो, लेकिन लड़का जो है वही लड़की की रक्षा करेगा। ये एक चीज़ है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक दोस्त है, मुंबई में रहता है। उसने कहा कि मैं भी राखी बांधूंगा, मेरी बहन तो राखी बांधेगी ही, और लेकिन मैं भी राखी बांधूंगा। और ये राखी रक्षा से ज़्यादा स्नेह की होगी। एक दूसरे को आप स्नेह करते हैं, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं कठिन समय में, और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो इसमें सिर्फ भाई ही क्यों खड़ा रहे, साथ में बहन भी तो खड़ी रहेगी। तो ये थोड़ा दोनों जगह मेंटालिटी जो है, सोच चेंज करने की ज़रूरत है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार को हम स्नेह त्योहार कहें, और हर कोई एक दूसरे को बांध सकता है। इसमें तो भाई बहन को बांध सकता है और बहन भाई को बांध सकता है। तो मेरा जो दोस्त था उसने जब ये कहा तो उसके घर में बड़ा बवाल मचा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो परंपरा के खिलाफ है। तो फिर उसने ये सारी चीज़ें समझाई कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो इसके साथ खड़ा रहूँ ही, लेकिन ये भी मेरे साथ खड़ी रहे। हम दोनों के बीच में अगर स्नेह रहेगा, अगर हम दोनों के बीच में ट्रस्ट रहेगा, सच्चाई रहेगी, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये रक्षाबंधन जो एक सिंबल है, वो इस चीज़ का सिंबल है कि सिर्फ भाई ही रक्षा कर सकता है, मतलब भाई ही मजबूत है ज़्यादा, और इस चीज़ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो उसने ये बात मुझे बाद में बताई थी कि मैंने अपने घर में ये स्टेप लिया था। शादी का जो पूरा रस्म चलता रहता है उसमें एक रस्म होता है कन्यादान। अब कन्यादान जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें दान जो है वो किस चीज़ का दिया जाता है, दान जो है किसी चीज़ का ही दिया जाता है।
या तो पैसा हुआ, या फिर जब आप किसी को दान देते हैं तो आप क्या दान देते हैं। उसी तरह से जब आप बेटी को दान दे रहे हैं तो उसको आप कुछ समझ करके दे रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको दान दे रहा हूँ, और आप एक चीज़ समझ के दे रहे हैं बेटी को कि भाई ये मेरे घर से अब तुम्हारे घर में जा रही है, मेरे घर से उसका कोई मतलब नहीं रहा, अब आपके ही घर में वो तब तक रहेगी जब तक वो मर ना जाए। तो ये एक मेंटालिटी जो होती है वो कन्यादान जैसी छोटी सी प्रथा है, उसमें एक आती है। ये दोनों दो उदाहरण मैंने पैट्रियार्की के बताए। हम लोग के बिहार में एक बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छा पर्व है छठ का। छठ ऐसी चीज़ है जिसमें सारे परिवार के लिए आप वो पर्व रखते हैं, जिसमें छठ के अंतिम दिन जो है सूप चढ़ाया जाता है, और सूप चढ़ाने में परिवार का हर एक सदस्य जो है उसके नाम से सूप चढ़ाया जाता है। तो ये एक हुआ कि सबको एक महत्व दिया गया, सबको एक इम्पोर्टेंस दिया गया घर में, कि भई हमारे घर में जितने भी लोग हैं, उन सबका एक महत्व है और इसलिए हम सूप चढ़ा रहे हैं उनकी खुशहाली के लिए। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको नेगेटिव भी हैं, कुछ उदाहरण जो हैं वो पॉज़िटिव भी हैं। अब इसमें से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि समाज में अगर इस तरह की प्रथाएँ हैं, इस तरह के त्योहार हैं, तो वो क्यों हैं और उनका क्या असर पड़ता है हमारे समाज के ऊपर। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है या नहीं है, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ एक और बात है कि पैट्रियार्की या पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं को नहीं दबाती है, ये पुरुषों को भी या लड़कों को भी उतना ही दबाती है जितना कि लड़कियों को दबाती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर लड़का रोना चाह रहा है तो वो रो भी नहीं पाता है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि अरे तुम लड़का हो और तुम लड़कियों की तरह रोगे, मतलब आप अपना इमोशन भी नहीं दिखा सकते हैं। बहुत बार तो मैंने ऐसे देखा है कि माँ जो है, जिससे वो लड़का बहुत या बेटा जो है वो बहुत क्लोज था, माँ की मान लीजिए किसी भी तरीके से मृत्यु हो गई, तो लड़के अपने फीलिंग्स नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो रोना उनके लिए उतनी बड़ी बात हो जाती है कि अगर मैं दिखाऊंगा अपने इमोशंस तो लोग क्या कहेंगे। लड़कों के ऊपर एक बार ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि लड़कों के ऊपर कमाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तो आप शादी भी कीजिए, बच्चे भी पैदा कीजिए, और उसके बाद कमाना भी आप ही को है उनके लिए। और आज की दुनिया में टू बी ऑनेस्ट, सच कहा जाए तो आज की दुनिया में कमाना बहुत आसान नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, और भारत देश का जो इकोनॉमी है उसमें खासकर बिहार में कितने कम जॉब्स हैं, कितनी कम नौकरियां हैं, ये सबको पता है। लोग छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं बिहार से, और बिहार के बाहर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल जो बिहार में भी हैं और जो बाहर भी हैं, उनके लिए भी ये कमाना बहुत आसान काम नहीं है। तो अगर कोई लड़का मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं कमा पा रहा है, या बहुत अच्छे से अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो वो भी उनके लिए एक टैबू बन जाता है कि अरे ये लड़का तो निकम्मा है, ये लड़का तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उनको भी जज किया जाता है यहाँ पे। अगर कोई लड़का स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई लड़का अपने आप को मजबूत नहीं दिखा रहा है, माचो मैन नहीं दिखा रहा है, या फिर कह लीजिए कि एनिमल फिल्म का रणबीर कपूर नहीं दिखा रहा है, तो वो स्ट्रांग नहीं है, और वो लड़का एकदम लड़कियों जैसा है, एकदम बेकार है, और इसी तरह की उसके बारे में बातें होने लगती हैं। तो आजकल की मूवीज़ जो हैं, आजकल की फ़िल्में भी जो हैं, उन्होंने भी एक अलग तरह का कैरेक्टर गढ़ लिया है, जिसमें लड़का जो है वो वायलेंस कर रहा है बुरी तरह से, तो उसको ही अच्छा माना दिखाया जाएगा। या फिर लड़का कह रहा है कि लड़की जो है वो जूते चाटे, उस मूवी में है ऐसा एनिमल में, कि लड़की को अपनी पत्नी को वो कहता है कि तुम मेरे जूते चाटो, और वो लड़की जो है वो जूते भी चाटती है उसके। ये इन चीज़ों को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, ना सिर्फ समाज में, ना बल्कि मूवीज़ में तो और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि लड़कों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसका दबाव पड़ता है। तो कोई लड़का अगर उन चीज़ों को नहीं करना चाहता है, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा, उसके ऊपर कितना दबाव पड़ेगा। कोई लड़का अगर ये चाहेगा कि मैं भी काम करूं और मेरी पत्नी भी काम करे, मेरे साथ वो भी हम लोगों की ज़िंदगी में मेरे साथ वो भी एक बराबरी का हिस्सा
ले करके वो भी कमाने का काम करे तो वो नहीं कर पाएगा। बहुत चीज़ों में उसको जज किया जाएगा कि अरे तुम तो काम कर ही रहे हो, अपनी पत्नी से भी काम करवा रहे हो, उसको बाहर भेज रहे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें आप खुद ही सुनते होंगे, देखते होंगे, शायद सोचते भी होंगे। इन सब चीज़ों को नॉर्मल मानना आजकल आम हो गया है। तो पितृसत्ता लड़कियों को तो दबाती ही है, लड़कों को भी एक बॉक्स में बंद कर देती है कि आप इसके दायरे के बाहर आप जा कर के नहीं काम कर सकते हैं या व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसमें एक मज़ेदार बात मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने खाप पंचायत का नाम सुना होगा, जिसमें वो इतनी स्ट्रिक्ट है और इतने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती है कि चाहे वो सही हो या गलत हो, उनके हिसाब से वो सही होता है। लेकिन इतना ज़्यादा उनका कड़ा एक बर्ताव रहता है कि अगर कोई लड़का लड़की शादी कर लें तो ऑनर किलिंग हो जाती है, मतलब उनको मार दिया जाता है। तो ये एक उदाहरण है और ये उदाहरण खाप पंचायत ज़्यादातर हरियाणा में होता है। तो बिहार को बड़ा कहा जाता है कि भाई बिहार में बहुत जेंडर इनइक्वालिटी है और बहुत पितृसत्ता बहुत भारी है। होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें वो मानना भी चाहिए। जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं तब तक उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको सुधारेंगे कैसे? तो बिहार में ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, उससे भी बदतर स्थिति मैं कहूँगी कि हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा है। वो अलग तरीके से दिखाई देती है, शायद उसका रूप थोड़ा अलग हो या ज़्यादा गहरा हो, लेकिन है ज़रूर। अब ये तो आपके ही ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों का स्तर जो है, पुरुष और महिला का, आपके परिवार में या जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में दोनों का स्तर बराबर का हो या नहीं हो, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मैं कह रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ इस कोर्स में, उसको समझना और उसको उससे आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी सोच पे है और आपके मन पे है। आपका एक्सपीरियंस आगे आप कैसा लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसी बिताना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ, जब आप शादी करेंगे या आपकी शादी हो भी गई होगी, या अपने हस्बैंड के साथ आप कैसी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप ही को तय करनी हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा ही बता सकती हूँ, लेकिन तय आप ही को करना है। अब ये सोचिए ज़रा कि ये सब आपने अपने घर के आस-पास कहीं देखा है क्या? अगर देखा है, तो उसे नोट कीजिए कि कहाँ-कहाँ देखा है। घर में देखा है, पड़ोस में देखा है, स्कूल में देखा है, कॉलेज में देखा है। किन-किन जगहों पे ये चीज़ें देखी हैं आपने, इस चीज़ को नोट कीजिए। इसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम भी होगा, जिसे हम फील्ड वर्क कह सकते हैं। आपको ये देखना है कि या आपको ये ऑब्ज़र्व करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ-कहाँ इन चीज़ों को अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। क्या ये आपके घर में होता है? होता है तो किस हिसाब से होता है? किन-किन लेवल्स पे होता है? क्या घर में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट हैं या लड़का हैं, तो क्या आप अपनी थाली धोते हैं या अपनी माँ को कहते हैं? या फिर अगर आप लड़की हैं तो आप घर का बर्तन आप ही मांजती हैं या फिर आपके परिवार के लोग और भी मेल मेंबर्स भी मांजते हैं या खाना बनाते हैं? ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। परिवार के लेवल पे है, पड़ोस में देखिए, आपके दोस्त होंगे, उनके घर पे किस तरह से व्यवहार होता है। घर में कौन डिसीजन लेता है, बाहर का काम कौन करता है, पैसे की जो ज़िम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, और अगर वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो, ऐसा पुरुष हो, जो आपके घर में कोई ऐसा पुरुष हो जिसके जिसकी ज़िम्मेदारी है पैसा कमाना, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कमा कमा पा रहा है, तो उसको क्या सोच रहा है वो, क्या कर रहा है, किस प्रेशर में है, ये देखना। उसके कारण औरत आपके घर में जो मेन माँ होंगी या कोई मेन महिला होगी, वो किस प्रेशर में है, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कीजिएगा। लड़के और लड़कियों के रूल्स में
मतलब उनके करने में जो रूल बने हुए हैं उनमें क्या फ़र्क है, और इस रूल्स के कारण कहाँ लड़कियां पीछे रह जा रही हैं या कहाँ लड़के पीछे रह जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ये ऑब्जर्व कीजिएगा। और एक खास बात ज़रूर देखिएगा कि इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए किसी ने विरोध इन सब चीज़ों का किया है क्या आपके सोसाइटी में, आपके समाज में? कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसने इसको चैलेंज किया हो सकता है कि वो आपके पड़ोस का ही कोई व्यक्ति हो, या आपके परिवार में ही कोई हो, या फिर आप खुद हो ऐसे जो इस तरह का सोचते हो और इसके ऊपर कदम उठाया हो। अभी आप खुद सोचिए, एक रिफ्लेक्शन के लिए क्वेश्चंस देती हूँ मैं आपको, कि आपके घर में अगर लड़कियां हैं या लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो उनके लिए रूल्स में क्या क्या अलग है? लड़कियों के लिए कौन से रूल्स हैं, लड़कों के लिए कौन से रूल्स हैं? दूसरा ये कि आपके घर में डिसीजन कौन लेता है, किनके द्वारा आपके घर में सारे मामलों पे जो है फैसला कौन लेता है? और तीसरा है कि आपने अगर इसमें से किसी चीज़ को गलत माना है, तो उसके लिए आपने क्या किया है? क्या आपने इन सब चीज़ों को क्वेश्चन किया है? क्या आपने इन सब चीज़ों पे सवाल उठाए हैं? इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं होगा, जो भी आपके मन में आए उसे आप पेपर पे ज़रूर लिखें, और इससे आपकी ही एक समझदारी बढ़ेगी कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ। इन सब चीज़ों को थोड़ी और बारीकी से समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी एक महिला है जिनका नाम लिया था, डॉक्टर कमला भसीन। उनका एक वीडियो है, जो आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था, सत्यमेव जयते, उसकी लिंक आपको यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगी। आप लिख सकते हैं कमला भसीन ऑन सत्यमेव जयते विथ आमिर खान, ऐसा कुछ आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। और वो वीडियो देखिए, वो बहुत ही चीज़ों को माइन्यूटली और बहुत ही बारीकी से आपको समझाएगी। बहुत मज़ा आएगा आपको देख कर के उस वीडियो को, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गहराई से पता चलेगा। छोटा-सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आपको नहीं होगी। जेंडर और पैट्रियार्की मतलब पुरुष सत्ता को समझना समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर अगर आप महिलाओं को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें तो इन इन दोनों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सिस्टम को समझेंगे नहीं कि कैसे काम करती है, तब तक उसे चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे समाज में क्या-क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, उन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक चेंज करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है। चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंत में कुछ बातें बतानी हैं और आपको। एक तो ये कि जब आप गौर कीजिएगा इन सब चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर मैंने आपसे कहा है गौर करने के लिए, ध्यान रखिएगा उन सब चीज़ों का, और कहाँ क्या हो रहा है, किन के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस परिवार में पितृसत्ता है, किस परिवार में उतनी नहीं है। ख़ैर बिहार के स्तर पे अगर देखा जाए या भारत के स्तर पे भी देखा जाए, तो बहुत सारे परिवारों में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। पर होमवर्क के लिए मैं कुछ चीज़ें देती हूँ। एक तो ये कि आपको 5 लोगों से बात करना है। 5 लोगों से आप किन सब चीज़ों पे बात कीजिएगा, क्या प्रश्न पूछिएगा उनसे। परिवार में कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, या फिर पड़ोस में कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। आपके दोस्त होंगे क्लोज़ दोस्त, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, उनसे आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो 5 किन्हीं भी लोगों से अ, आपको 5-5 प्रश्न पूछने हैं, और उन प्रश्नों को आप खुद से ही तैयार कीजिएगा कि मैं किस तरह के प्रश्न पूछूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देती हूँ कि ये पूछ सकते हैं आप कि आपके घर में कमाता कौन है? क्या मम्मी-पापा दोनों कमाते हैं या सिर्फ़ पापा कमाते हैं? किनके हाथ में फाइनेंस रहता है, मतलब किनके हाथ में पैसा रहता है? कौन डिसीज़न लेता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर ये पूछ सकते हैं कि घर में अगर बहन है, तो उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अगर आगे पढ़ाई नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है? और अगर हुई है, तो उसका कारण क्या रहा है? तो इस तरह की 5 चीज़ें आपको पूछनी है। मैंने 4 तो यहीं पे बता दिया है, लेकिन मैं पसंद करूँगी, मुझे इच्छा होगी कि आप अलग से 5 और क्वेश्चन्स लेके आएँ, जो मैंने बताया है, वो आप
ना चूज़ करें। इसके अलावा आप जो भी कर सकते हैं वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग का एक फॉर्म रहेगा जो आपको मिलेगा, उसमें आप लिखिएगा, सारे डिटेल्स लिखिएगा कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक तो प्लानिंग का फॉर्म है, और जब आप आ जाइएगा वापस, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने कही हैं आपसे करने के लिए, 5-5 प्रश्न पूछना है 5 लोगों से। तो वो जब पूछ करके आप घर आ जाइएगा तो उसके बाद आपको एक और फॉर्म भरना है। ये होगा फील्ड विजिट का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा, क्या आपने किया वहाँ पे, कितने लोगों से बात की, क्या प्रश्न पूछे, ये सारा डिटेल आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और आपको भी ये समझ में आए कि आपने कितनी मेहनत की, कितना आपने समय गंवाया। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको खुद को भी पता चलेगा। तो ये 2 फॉर्म रहेंगे। तीसरा एक रहेगा कि 25 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे, उनके सारे के जवाब देना है आपको। तो अभी से 5, ये मिला करके 5 वीडियो ऐसे रहेंगे जो इस सब्जेक्ट पे रहेगा, और उन 5 वीडियो में ये तीनों काम करने हैं। वीडियो देखने के बाद एक तो आपको प्लानिंग करनी है, जो मैं आपको टास्क दूंगी वो। उसके अलावा आपको जब आप वापस आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस फॉर्म भरना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और तीसरा ये करना है कि 25 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, उनको आपको भरना है। ये 3 चीज़ें आपको हर वीडियो के बाद करनी है। इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें आपका 50 नंबर का बेसलाइन टेस्ट है जो आपको देना है, और दूसरा रीडिंग मटेरियल होगा, वो भी आपको देना है। और इन वीडियोस में भी रीडिंग मटेरियल रहेगा, सिंपल सा सादा सा रहेगा, बहुत कठिन नहीं जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। वो आपको पढ़ना है जब आप प्लानिंग बना रहे होंगे उसके पहले। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक जेंडर को समझना और एक पैट्रियार्की को। ये हमारा पहला वीडियो था, पहला भाग था। इसके अलावा हम 4 और मुद्दों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारा काम करना है। एक तो प्लानिंग का फॉर्म भरना है, दूसरा आपको एक्सपीरियंस का फॉर्म भरना है वापस आने के बाद, जब आप सारा जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पढ़ना भी है, जो रीडिंग मटेरियल मैं दूंगी वो भी पढ़ना है, और साथ में 25 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी सॉल्व करना है। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके साथ।